हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू के अंदर राजनीतिक विज्ञान के अंदर जो हमारी आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं वाली यूनिट चल रही थी, सेकंड इकाई के अंदर पहला जो हमारा लेसन था वो हम कर चुके थे। राजनीतिक जो आपका समाजीकरण था उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके थे। राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है। अब हमारा जो सेकंड नवीन अवधारणाएं जो आधुनिक अवधारणाएं हैं उसके अंदर संकल्पना के अंदर जो सेकंड हमारा लेसन है वो है राजनीतिक संस्कृति। देखो, हमने पहले ही बात की थी नवीन अवधारणा। इसका मतलब ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो आप, ये राजनीतिक समाजीकरण पढ़ा, राजनीतिक संस्कृति, और आगे जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे राजनीतिक सहभागिता। ये तीनों की तीनों चैप्टर है ना, ये तीनों के तीनों अध्याय है वो क्या है, आधुनिक संकल्पनाएं हैं, यानी नवीन अवधारणाएं हैं ये। ठीक है। और इसके अंदर आपको ये बात तो परमानेंट याद रखनी है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंदर इन अवधारणाओं का क्या हुआ था, इन अवधारणाओं का विकास हुआ। अवधारणाओं का विकास हुआ और ये किससे संबंधित है, वही हमने बात की थी, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। इन देशों के अंदर, इन देशों में जो देश स्वतंत्र हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उन देशों के लिए अवधारणाएं क्या हुई थी, विकास हुआ था या उदित हुई थी। ठीक है। तो हमने यही बात की थी भी ये समाजशास्त्रीय अवधारणा, क्योंकि समाजशास्त्र और जो राजनीति है उनका आपस में घनिष्ठ अंतर संबंध है। आपस में बहुत ज़्यादा अंतर संबंधों के कारण ही ये समाजशास्त्रीय अवधारणाएं राजनीति में आ गई, यानी राजनीति में उनका विकास हुआ था। उसके अंदर हम पहली राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक समाजीकरण पढ़ चुके हैं। सेकंड आज हमने शुरू करना है राजनीतिक संस्कृति। देखो, सबसे पहले तो हम अपने एक सिंपल से, अपने जैसे हम बात करते हैं कल्चर की बात करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, ये भी एक समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं। समाज शास्त्रीय अवधारणा है, यानी ये भी एक समाज शास्त्र अवधारणा या संकल्पना है, समाज शास्त्रीय है। ठीक है, अवधारणा या संकल्पना है। यहाँ तक तो हमने बात की थी, क्योंकि ये हम पढ़ी नवीन अवधारणा, वही जो इकाई है वो इकाई पढ़ रहे हैं हम, सेकंड इकाई का दूसरा लेसन नहीं। तो कल्चर क्या होता है, सबसे पहले ये जो पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहे हैं हम, राजनीतिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें राजनीति का तो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें संस्कृति का पता होना चाहिए। संस्कृति क्या होती है, कल्चर क्या होता है। कल्चर देखो, हम बात करें जैसे नॉर्मल सी बात के अंदर कि हमारा जो रीति रिवाज होता है, हमारा जो रहन सहन होता है, खान पान होता है, पहनावा होता है, वही तो संस्कृति होती है ना। हम कहते हैं तुम्हारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। विवाह शादी, विवाह के अंदर होता है या मरने के बाद जो भी प्रो होता है, जन्म पर, यानी जो भी जितने भी रीति रिवाज चलते हैं वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होते हैं, है ना। अलग धर्म में अलग अलग ये रीति रिवाज होते हैं, यानी वो उसकी संस्कृति होती है। मेरा कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, यानी मेरा रहन सहन, पहनावा, बोलचाल, यानी जो भी किसी प्रकार का जो रीति रिवाज है वो अलग है। आपके अगर अलग स्थिति क्षेत्र से या किसी और से संबंधित हो तो आपका कल्चर, पहनावा, रहन सहन सब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब उसे हम बोलते हैं संस्कृति। ये तो होगी हमारी सामान्य संस्कृति, सामान्य तो हमारे सभी के अंदर, समाज के अंदर जो पाई जाती है। लेकिन राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, इसी संस्कृति को आप राजनीति में ले आओ कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं, हमारा, अब आप ले लो, हमारा जो राजनीति के प्रति विचार होते हैं, हमारे जो राजनीति के प्रति क्या होते हैं, विचार होते हैं, जो भावनाएं जुड़ी होती है, अपेक्षाएं जुड़ी होती है। हम करते हैं ना, सरकार से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, भी हमारे लिए वोट, हम वोट देंगे तो हमारे लिए वैकेंसी निकालेगा, हमें रोजगार देंगे, हमें गरीबी, हमारी गरीबी दूर करेंगे, हमारा आर्थिक सांस्कृतिक विकास होगा, यानी ऐसा हम उनसे उम्मीद करते हैं। जो हमारी भावनाएं होती है, जो अपेक्षाएं होती है, जो हमारी अभिव्यक्तियां होती हैं, वो राजनीतिक संस्कृति है बस। यानी उस संस्कृति को हमें राजनीति से जोड़ना है। जो हमारे रीति रिवाज समाज के अंदर थे, अगर वो राजनीति से संबंधित आ गए, वो राजनीतिक संस्कृति। हमारा जो बोलचाल सामान्य संस्कृति से है, अगर उसको हमने राजनीति की बात करें तो वो राजनीतिक संस्कृति। यानी उन रीति रिवाजों को, उन हमारे जो बोलचाल, पहनावा, जो भी हमारी संस्कृति है, उसको राजनीति के अंदर लेके आना है हमें, यानी राजनीति के साथ उसको जोड़ना है। ठीक है। जो हमारी राजनीति के प्रति अभिव्यक्तियां हैं, राजनीति के प्रति हमारी अपेक्षाएं हैं, ठीक है, राजनीति के प्रति जो हम भावनाएं रखते हैं, वो क्या होती है, राजनीतिक करती है। आपकी अलग तरीके से राजनीति के प्रति भावनाएं, जैसे मान लेते हो मैं राजनीति को बुरी कहता हूँ, गंदी राजनीति बोलता हूँ, तो मेरी भावना अलग है। आप अच्छी कहते हो, उसके अंदर भाग लेते हो, तो आपकी भावनाएं अलग है, आपकी अपेक्षाएं अलग है। कोई राजनीति से ज़्यादा अपेक्षा रखता है, कोई कम रखता है।
हम राजनीति से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, आप हो सकता हो कम रखते हो। यानी ये क्या होती है, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग हमारी अपेक्षाएं, उम्मीदें होती हैं। वही आपका राजनीतिक संस्कृति है, जो मैं रखता हूँ वो मेरी राजनीतिक संस्कृति। यानी यहाँ पर हम संस्कृति को राजनीति के साथ राजनीतिक संस्कृति की चर्चा करने वाले हैं, सामान्य संस्कृति नहीं, राजनीतिक संस्कृति की। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसके बारे में। देखो, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की, राजनीतिक कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, हम बात नहीं करेंगे बात की, हर, क्योंकि प्रत्येक में राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। चीन में अपनी अलग संस्कृति है राजनीतिक, तो उनके अंदर साम्यवादी तो व्यवस्था पाई जाती है। अमेरिका में पूंजीवादी है, उनका अलग मैटर है। भारत के अंदर मिश्रित है, भारत का अलग मैटर है। यानी प्रत्येक देश के अंदर अलग अलग उनकी राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, जो भी राजनीतिक हम सदस्य हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो हमारी अभिव्यक्तियाँ होती हैं, विश्वास होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, और संपूर्ण हमारा जो राजनीतिक व्यवहार से ही किसी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कैसे होता है? फिर जो जो वहाँ के उस देश के सदस्य होते हैं, उस देश की राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ, ठीक है, राजनीतिक अभिमुखीकरण, उसके बाद आप कह सकते हो अपेक्षाएं, राजनीतिक के प्रति हमारी जो अपेक्षाएं होती है, ठीक है। और इसके बाद आप कह सकते हो जैसे हमारे विश्वास होते हैं, राजनीतिक प्रति जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, विश्वास, प्रतिक्रिया, और जो हमारा संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार होता है, संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार, जो हम राजनीतिक व्यवहार करते हैं, व्यवहार तो एक प्रकार का होता है, जो हम राजनीतिक व्यवहार करते हैं, उन सभी को मिक्स रूप से हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक संस्कृति बोलते हैं। राजनीतिक संस्कृति विमुखीकरण होता है, मतलब किसी के प्रति विमुखीकरण का था आप ले सकते हो। जैसे हम कह सकते हैं इसको भी, किसी प्रति हमारी जो प्रवृत्ति होती है, मन की जो प्रवृत्ति होती है, इसके प्रति हम सोचते हैं, जैसा जैसे हम उसके बारे में समझते हैं। आपकी राजनीति के प्रति क्या प्रवृत्ति है, मेरी राजनीति के प्रति क्या प्रवृत्ति है, वो अभिमुखीकरण होता है। यानी कहने मतलब जो अभिवर्तियाँ, अभिमुखीकरण, अपेक्षाएं, विश्वास, प्रतिक्रिया जो राजनीति से संबंधित होती है, और जो संपूर्ण हमारा राजनीतिक व्यवहार होता है, संपूर्ण हमारा राजनीतिक व्यवहार होता है, उस राजनीतिक व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक संस्कृति कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक सामान्य जो हमारा सामान्य जीवन पद्धति होती है और दृष्टिकोण होता है, उसका विकास सामान्य संस्कृति होती है। तो सामान्य हमारा जीवन पद्धति होती है, हमारा जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण होता है, का विकास होता है, वो तो एक सामान्य संस्कृति है। लेकिन सामान्य संस्कृति में जब राजनीतिक शासकीय दृष्टिकोण से संबंधित होती है, देखो सामान्य संस्कृति तो हमारी वो होती है, ठीक है। और जब सामान्य संस्कृति के अंदर जब राजनीतिक संस्कृति के तत्व मिल जाए, यानी राजनीतिक जो हमारे विश्वास होते हैं, प्रतिक्रिया होती है, मैंने आपको कोई परिभाषा याद करो, आपको ये याद रखना है बस, जो हमारी राजनीति के प्रति अभिव्यक्तियाँ होती है, अभिमुखीकरण होता है, अपेक्षा, विश्वास, प्रतिक्रियाएं, उम्मीदें जो होती हैं, ठीक है, वो भी राजनीतिक जो शासकीय दृष्टिकोण होता है, यानी राजनीति के प्रति हम जो राजनीति के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण यानी जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं, देखते हैं, या शासकीय दृष्टिकोण यानी सरकार के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है, बस यही दृष्टिकोण क्या होता है? राजनीतिक संस्कृति होती है। राजनीति के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण यानी जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं, जैसा उसके बारे में हम समझते हैं, देखते हैं, एक तो वो एक शासकीय दृष्टिकोण, शासक यानी सरकार के प्रति जो हमारी जैसी अपेक्षाएं होती है, सरकार बनाते हैं, अपेक्षाएं तो होती है ना, कुछ उम्मीदें तो रखते हैं सरकार के प्रति हम, हमारे लिए वो काम करेगी, बस यही क्या है? राजनीतिक शक्ति है। अब आगे हम चर्चा करें, राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है। देखो हमारा जो व्यवहार होता है ना, वो गतिशील होता है राजनीतिक। आप देख लो, मैं भी अपने जीवन में 2-3 बार वोट दे चुका हूँ, तो मैं कभी किसी पार्टी को वोट देता हूँ, 5 साल के बाद में फिर अपनी पार्टी चेंज कर लेता हूँ, कभी मैं उसी दल की सपोर्ट करता हूँ। हम करते हैं ऐसा, हम क्या होते हैं, दल के अंदर थोड़ा चेंज करते रहते हैं, कि हो सकता है कई बार हमारा परिवार का सदस्य अन्य दल के अंदर उम्मीदवार खड़ा होता है, तो हमें उसकी सपोर्ट करनी पड़ती है। इसका मतलब हमारा जो राजनीतिक व्यवहार होता है वो गतिशील होता है। और जो राजनीतिक व्यवहार होता है, जो राजनीतिक, देखा ना, संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार, जो राजनीतिक व्यवहार होता है वही तो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करता है। तो इसका मतलब जब हमारा राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है, तो राजनीतिक संस्कृति भी क्या होती है? गतिशील
होती है। तो इसका एक ध्यान रखना, राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, गतिशील होती है, यानी ये स्थिर नहीं रहती, ये परिवर्तन होती रहती है। ये भी अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप बताओगे राजनीतिक संस्कृति है वो गतिशील है। ठीक है, गतिशील क्यों है, क्योंकि इस संस्कृति का जिससे निर्माण होता है, निर्माण किससे होता है, राजनीतिक व्यवहार से। जब राजनीतिक व्यवहार गतिशील है तो राजनीतिक संस्कृति भी क्या है, गतिशील है। ठीक है, हम राजनीतिक व्यवहार हमारा गतिशील है, परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है, तो राजनीतिक संस्कृति भी क्या है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के अर्थ के बारे में। अर्थ क्या है, ये तो सिंपल सी बात है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, अभिवर्तियाँ, अभिमुखीकरण, बस आपका कंप्लीट है। अपेक्षाएं, विश्वास, राजनीति के प्रति जो हमारा विश्वास होता है, उनके प्रति जो अपेक्षाएं होती हैं, उसके लिए जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, उसके साथ जो भी हम प्रतिक्रिया, चाहे पक्षीय चाहे विपक्षीय, वो सब राजनीतिक संस्कृति ही है। अब देखो हम इसके अर्थ की बात करें, यानी राजनीतिक संस्कृति के अर्थ की बात करते हैं। देखो अर्थ है, राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने, अब आपको अलग अलग बताएंगे, आमंड ने तो कहा था कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, यानी जो हम कार्य के प्रति जो अपनी प्रवृत्ति होती है। डेविड स्टर्न ने इसको पर्यावरण के साथ जोड़ा है, सिप्रो ने उसको राजनीतिक शैली के साथ जोड़ा है। क्या क्या जोड़ा है, यानी अर्थ के रूप में आमंड ने तो ये कहा है कि जो हमारे कार्य के प्रति जो अभिमुखीकरण होता है वो राजनीतिक संस्कृति है। डेविड स्टर्न ये कहते थे जो हमारा जो पर्यावरण है उसको राजनीतिक संस्कृति के रूप में परिभाषित किया है, यानी जो उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित किया तो इन्होंने जो किया कार्य के प्रति अभिमुखीकरण के रूप में, इन्होंने जो अपनी परिभाषा दी है वो पर्यावरण के रूप में उसको परिभाषित किया है। और एक सिप्रो था, कौन था, सिप्रो ने जो उसको परिभाषित किया है वो किस में रूप में किया है, राजनीतिक शैली के रूप में। बस आपको इससे संबंधित इतनी बातें यहाँ रखनी है, ये आपको बस इतना ही है, इसको डिटेल से नहीं बताया गया आपकी बुक में। आपको ये ध्यान रखना है, आमंड ने जो राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताया है उसने अभिमुखीकरण के रूप में जो परिभाषित किया है इसको, डेविड स्टर्न ने इसको पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया और सिप्रो ने इसको राजनीतिक शैली के रूप में परिभाषित किया है, राजनीतिक। देखो अब सुनो बात, अब जो राजनीतिक संस्कृति होती है इसको हम अलग अलग विचारकों से अलग अलग इनकी परिभाषाओं की हम चर्चा करेंगे। अर्थ आपको अपने आप ही बता देगा अर्थ क्या होता है, जो हम बात कर चुके हैं। जो राजनीति के प्रति अभिवृत्तियाँ होती है, अपेक्षाएं होती है, विश्वास होती है, मान्यताएं होती है, वो सब राजनीतिक संस्कृति है। राजनीति के प्रति ये ध्यान रखना, ये बात रखोगे, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो हमारी अभिवृत्तियाँ हैं, जो हमारी उन्मुखताएं हैं, जो हमारे विश्वास है, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, वो सब राजनीतिक संस्कृति में आती है। क्योंकि हम राजनीति पढ़ रहे हैं तो राजनीतिक व्यवस्था शब्द तो आप रखोगे। अब आगे हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, परिभाषा के बारे में। सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं हम आमंड और पावेल की। पावेल देखो इन्होंने जो परिभाषा दी थी वो एक विकासशील देशों के रूप में, विकासशील देशों का अध्ययन किया था। देखो विकासशील देश मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्योंकि तो जो भी आप ये नवीन अवधारणा पढ़ रहे हो इकाई 2 में, नवीन अवधारणाएं, ये सारे के सारे किससे संबंधित है, विकासशील देशों से संबंधित है। किससे, यानी ये अवधारणाएं आई थी ना, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक व्यवस्था, ये सारे विकासशील देशों के लिए आई थी। क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आज़ाद देश हुए थे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के, वो सारे विकासशील देश थे, यानी वो विकास कर रहे थे अपना। क्यों, क्योंकि वो पहले तो किसी के गुलाम थे, उपनिवेश थे किसी के, इसके कारण उनका शोषण हुआ था, उन पर अत्याचार हुआ था, उनका विकास नहीं हो पा रहा था। फिर वो स्वतंत्र होकर अपना विकास कर रहे थे, इसके कारण वो सभी देश कौन से थे, विकासशील देश थे। तो आमंड और पावेल ने विकासशील देशों के लिए बात की थी। तो बात सुनो दे, राजनीतिक संस्कृति, इन्होंने परिभाषा दी, राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के, साथ साथ में लिख देता हूँ, एक दो लाइन, आराम से एक ही लाइन पढ़ेंगे हम, आपको अर्थ कंप्लीट हो जाएगा। इसने कहा था भी राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के, देखो चाहे आप कोई भी परिभाषा लिखो, ये लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं, और राजनीतिक व्यवस्था की तो चर्चा करेंगे, क्योंकि हम पढ़ी राजनीति रहे हैं। तो राजनीतिक संस्कृति पढ़ेंगे तो राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति, देखो के सदस्यों की
राजनीति के प्रति, बस आगे आप परिभाषा खुद पूरी कर सकते हो, कितना सिंपल परिभाषा है, तो कितनी सिंपल लिखी है। राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक सदस्यों के की राजनीतिक के प्रति, सारी बातें लिख दो, क्या व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां, उन्मुखताएं, अपेक्षाएं, मान्यताएं, बस वो राजनीतिक संस्कृति है। ठीक है, उनके प्रति जो हमारी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत यानी मेरी, आपकी, आपकी अभिव्यक्ति क्या है, मेरी अभिव्यक्ति क्या है, तो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां, उन्मुखताएं या अभिमुखीकरण लिखो, क्योंकि हमने अभिमुखीकरण, अभिमुखीकरण, बस वही राजनीतिक संस्कृति है। मैंने आपको कहा था कोई भी परिभाषा पढ़ो आपको यही बातें ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये कहता है जो व्यक्तिगत रूप से या उन्मुखताओं की शैली है, कुछ दिक्कत नहीं, अभिमुखीकरण की शैली है, जो शैली होता है हमारा व्यवहार, यानी कहने मतलब राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की जो राजनीति के प्रति जो हम सोच रखते हैं, राजनीति के प्रति जो हम सोच रखते हैं वो राजनीतिक संस्कृति है। तो इसको इसने कैसे लिखा है, राजनीति के प्रति जो व्यक्तिगत होता है, पर्सनल, आपकी मेरी जो अभिव्यक्तियां हैं, आपकी कैसी अभिव्यक्तियां राजनीति के प्रति कैसे सोचते हो, मैं कैसा सोचता हूँ, हमारी प्रवृत्ति कैसी, आपकी कैसी है, मेरी कैसी, अभिमुखीकरण शैली, बस जैसी आपकी है वो आपकी राजनीतिक संस्कृति अलग है, मेरी अभिमुखीकरण अलग है, बस वही क्या है राजनीतिक संस्कृति। अगर किसी देश के अंदर ये व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां, अभिमुखीकरण अधिक होता है तो वहाँ पर राजनीतिक संस्कृति अधिक पाई जाती है, प्रफुल्लित पाई जाती है। जहाँ पर ऐसा नहीं होता, लोग राजनीतिक व्यवस्था प्रति जागरूक नहीं होते, ठीक है, उनका व्यक्तिया अभिमुखीकरण बिल्कुल शैली नहीं होती, तो ऐसी स्थिति वहाँ पर राजनीतिक संस्कृति भी कमजोर होती है, सिंपल सी बात है। उसके बाद बात करते हैं हम एलन बोल की। ये तो आमंडो पावेल की परिभाषा है, अर्थ ही बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं हम एलन बोल। देखो एलन बोल बहुत ही सिंपल सी बात, उन्होंने एक बुक लिखी थी, आधुनिक राजनीति और सरकार। कौन सी बुक थी इनकी, पहले बुक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, आधुनिक राजनीति और, यानी इसी बुक पुस्तक के अंदर इसने क्या बताया था, राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित किया था, यानी मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, यानी जो आधुनिक, क्योंकि ये सारी अवधारणाएं किससे संबंधित है, आधुनिक अवधारणाएं तो है, आधुनिक संकल्पनाएं तो है, तो आधुनिक राजनीति और सरकार के द्वारा इन्होंने एक राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित किया था। इन्होंने क्या कहा था, देखो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिव्यक्तियों, देखो बिल्कुल सिंपल है, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की, समाज में व्यक्ति रहते हैं ना, समाज की उन अभिव्यक्तियों, विश्वासों, मूल्यों के समूह से होती है जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से हो। कितना सिंपल है। ये कहता है राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण होता है ना, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण उन मान्यताओं, अभिव्यक्तियों, मूल्यों से होता है जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से हो, राजनीतिक व्यवस्था से है। बस ये अभिव्यक्ति तो हमारी धर्म के प्रति भी होती है, समाज के प्रति होती है और अन्य नैतिकता के प्रति होती है, लेकिन उन अभिव्यक्तियों का मेल दिखना है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित अभिव्यक्तियां हैं, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो आपकी मान्यताएं हैं और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो आपके विश्वास है, जो आपके मूल्य है, जो विश्वास है, जो मूल्य है, उसी को क्या नाम दिया गया, राजनीतिक संस्कृति का है। एलन बोल ने अपनी बुक आधुनिक राजनीति और सरकार, सिंपल है ना, बस इसके अंदर अभिव्यक्ति, मान्यता, मूल्य, विश्वास वही तो आ रहा है, कोई राजनीतिक व्यवस्था के प्रति। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम राजनीतिक व्यवस्था के घटक। देखो राजनीतिक व्यवस्था घटक की बात करते हैं हम, दो घटक बताए जाते हैं इसके अंदर, ये बिल्कुल सिंपल से, कोई ज़्यादा नहीं है। राजनीतिक संस्कृति के घटक, घटक की हम चर्चा करें तो दो घटक है इसके अंदर। ठीक है, एक तो है अभिमुखीकरण, एक तो अभिमुखीकरण है, और एक आपका राजनीतिक विषय है। दो घटक पाए जाते हैं इसके अंदर, एक तो अभिमुखीकरण और एक पाया जाता है राजनीतिक विषय।
देखो हम अभिमुखीकरण की बात करते हैं सबसे पहले। किसकी बात करते हैं? अभिमुखीकरण की। अभिमुखीकरण जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रवृत्ति या झुकाव। अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवृत्ति या झुकाव। कोई बात भी, हमारा राजनीति के प्रति हमारा जो प्रवृत्ति होती है, राजनीति के प्रति जो हम झुकाव होता है हमारा, उसके अंदर हम इंटरेस्ट लेते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं हम, वो हमारा अभिमुखीकरण होता है। और आपको पता है अभिमुखीकरण वाला शब्द एलन बॉल ने भी अपनी डेफिनेशन में यूज किया था, और आपका जो आर्मंड पावेल है उसने भी यूज किया था। अब अभिमुखीकरण भी 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर 1 ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। नंबर 2 भावात्मक अभिमुखीकरण। एक तो होता है आपका ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, दूसरा होता है भावात्मक, और तीसरा होता है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। बिल्कुल सिंपल है। देखो इसके अंदर बात की थी हमने प्रवृत्ति की, झुकाव की। अब ज्ञानात्मक में क्या होता है? राजनीति के प्रति, राजनीति का ज्ञान लेना, राजनीति का ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारा राजनीतिक अभिमुखीकरण होता है। सब सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे। आप ना जब भी कोई राजनीति की बैठक कर रही होती है ना, आप वहाँ घुसना चाहते हो, वहाँ उसके साथ जुड़ना चाहते हो, ताकि हम उस राजनीति का ज्ञान कहते हैं ना, क्या हुआ रे बताओ ना यार। 2-3 मीटिंग हो जाती है ना, लास्ट में पूछते हैं दोस्तों से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने, उसने क्या कहा, उसने प्रश्न पूछते हैं। से हम क्या मतलब ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण है, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं राजनीति। भावात्मक जो हमारी भावना से जुड़े होते हैं, व्यक्ति के क्या होते हैं? भावना से जुड़े होते हैं। उसे हम जो भावात्मक जो अनुभूतियाँ होती है किसके प्रति? राजनीतिक विषयों के प्रति। राजनीतिक विषयों के प्रति जो भावना से, आंतरिक रूप से जो उसके साथ जुड़े होते हैं वो होते हैं भावात्मक अभिमुखीकरण। और मूल्यांकनात्मक यानी मूल्यांकन करना, हम उसका उचित अनुचित सही गलत का भी क्या करना चाहते हैं? मूल्यांकन करना चाहते हैं। भी जो राजनीति है उसका क्या सही, उसके अंदर जो मैटर है वो क्या सही है क्या गलत करते हैं ना, इसकी आलोचना करते हैं, किसी का पक्ष भी लेते हैं, किसी का विपक्ष भी लेते हैं, किसी को अच्छा भी कहते हैं, किसी को बुरा भी कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। यानी ज्ञान के प्रति जो हमारी प्रवृत्ति होती है, भावना जो होती है हमारी प्रवृत्ति है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो हमारी भावना की प्रवृत्ति होती है, और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो हमारा मूल्यांकन होता है कि उसको हम सही कहते हैं, गलत कहते हैं, उचित अनुचित कहते हैं, ये आता है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। अब दूसरा हम, ये तो हो गया घटक में, पहला घटक इतना ही याद करना आपको। दूसरा हमने पढ़ा था, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इधर कर देता हूँ। दूसरा घटक है आपका राजनीतिक विषय, राजनीतिक। और राजनीतिक विषय के अंदर आप क्या करोगे? इसको 4 भागों में बांटोगे। कितने भागों में बांटोगे? 4 भागों में। इसको ABCD लिख देता हूँ। एक भाग में लिखोगे आप राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, विषय के अंदर। दूसरा भाग लिखोगे आप राजनीतिक संरचना, यानी उसके स्ट्रक्चर की बात करोगे आप, राजनीतिक संरचना। तीसरे विषय में आप लिखोगे राजनीतिक नीतियाँ, राजनीतिक नीतियाँ। और चौथे विषय में आप लिखो राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति, राजनीतिक कर्ता के रूप में। यानी ये 4 विषय है जो राजनीतिक विषय। तो आप राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हो, उसके स्ट्रक्चर, उसके संरचना के बारे में बात करते हो कि कैसी संरचना है राजनीति की, उनके नीतियों की बात करते हो, पॉलिसी की बात करते हो, उनकी कौन कौन सी नीतियाँ हैं, ठीक है। और एक राजनीतिक कर्ता के रूप में उस व्यक्ति का भी आप क्या करते हो? अध्ययन। विषय होते हैं अध्ययन करना, हमारे विषय होते हैं ना राजनीति के साथ, वो अध्ययन करता है, उसका अध्ययन करते हैं हम। उसके बाद राजनीतिक विषय में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हो, राजनीतिक संरचना के बारे में करते हो, राजनीतिक नीतियों के बारे में करते हो, राजनीतिक कर्ता के रूप में एक व्यक्ति का अध्ययन। तो ये हो गया आपके राजनीतिक संस्कृति के घटक। 2 ही घटक है, ठीक है। एक तो अभिमुखीकरण, ये आमन ने बताए थे इसके बारे में, वही ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, ठीक है। और राजनीतिक विषय दूसरा घटक है इसका, उसके अंदर आप राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक नीतियाँ और राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति की चर्चा करते हैं। अब आता है राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व। बहुत ही बढ़िया लेसन, बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपका, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व। राजनीतिक
संस्कृति के निर्धारक। देखो हमने ये बात की थी भी भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है वो पॉलिटिकल कल्चर अलग है, चीन का अलग है, अमेरिका का अलग है, यानी सबके अंदर राजनीतिक संस्कृति का मैटर अलग अलग पाया जाता है। इसका रीजन क्या है तो राजनीतिक व्यवस्था ही, क्योंकि भारत के अंदर जो राजनीतिक जो संस्कृति राज्य की थी, भारत की स्थिति अलग है, तत्व अलग है भारत के अंदर, अमेरिका का अलग है, चीन का अलग है, इसका मतलब वहाँ पर कल्चर भी अलग अलग पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कौन से तत्व है जो उनको अलग अलग राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित कर रखी है। पाकिस्तान ने अपनी राजनीतिक संस्कृति अलग है पाकिस्तान, ठीक है। भी ऐसे कौन से तत्व है जिनके कारण हम कह सकते हैं इनकी संस्कृति अलग अलग पाई जाती है, राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर होता है वो अलग अलग पाया जाता है। इसी के बारे में ये आपका प्रश्न है, भी वो तत्वों की बात करेंगे जिसके कारण इनमें राजनीतिक संस्कृति भी अलग अलग पाई जाती है। तो पहली बात करते हैं हम इतिहास की। पहला तत्व कौन सा है? इतिहास, क्योंकि हर देश का कोई ना कोई इतिहास होता है। और भारत का तो हम कहते हैं, भारत को तो प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहते थे, विश्व गुरु कहते थे, पूरे विश्व पर राज करता था। बहुत ज़्यादा संत महात्मा वगैरह वो भारत में पैदा हुए हैं, यानी भारत का कल्चर था वो बहुत उच्च था, बहुत अच्छा कल्चर था, बहुत अच्छी संस्कृति थी। तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे। हम उसी संस्कृति के आधार पर हमने क्या बना रखी, अपनी आगे राजनीतिक संस्कृति को मान लिया। यानी हमारे राजनीतिक, जब भी हम कोई बात करते हैं, जब भी हम कोई नियम बनाते हैं, तो हम इतिहास को देखते हैं, इतिहास में क्या सही था क्या गलत था, और जो सही चीज़ होती है उसको हम क्या लेते हैं, अपने नियम में ले लेते हैं, अपने निर्णय में शामिल कर लेते हैं, और गलत को छोड़ देते हैं। क्या मतलब, जब भी कोई हम कई बार होते हैं ना, हम काम कर रहे होते हैं, वो कहता है ये मत कर यार, इससे मार पड़ेगी, कर नहीं यार पीछे पड़ी थी ना। इसका मतलब इतिहास होता है जो हमें आगे कार्य करने के लिए उत्साहित करता है, वो कार्य करना या नहीं करना। तो प्रत्येक देश का कोई ना कोई इतिहास होता है, और वो इतिहास उस देश की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करता है। और भारत का भी बहुत इतिहास था, तो भारत की भी राजनीतिक संस्कृति निर्धारित हुई थी। जैसे हमारा यहाँ पर लोकतांत्रिक के प्रति ज़्यादा, मतलब लोकतंत्र है, जनता के अधिकारों के प्रति हम ज़्यादा क्या थे, प्रोत्साहित थे, हम ज़्यादा उनको प्राप्त देना चाहते थे जनता को। बस हमारी संस्कृति भी ऐसी बन गई, लोकतांत्रिक संस्कृति होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब इतिहास होता है वो भी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करता है। सेकंड हम बात करते हैं धार्मिक विश्वास। देखो धार्मिक विश्वास भी क्या करता है, राजनीतिक संस्कृति को डिसाइड करता है। कहीं पर तो राज्यों ने धर्म को राज्य धर्म बना रखा है, यानी वहाँ पर क्या है, धार्मिक रूप से कट्टरतापन है, कहीं पर नहीं है, भारत के अंदर नहीं है। भारत में बहुत अनेक धर्म पाए जाते हैं, धर्म की अनेकता पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, आराम से रहते हैं। यानी भारत के अंदर धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया है। धर्म निरपेक्षता क्यों अपनाया गया है भारत के अंदर? देखो भारत की राजनीतिक संस्कृति की विशेषता धर्म निरपेक्षता भी है। अब धर्म निरपेक्षता क्यों अपनाया गया? क्योंकि हमारा जो धार्मिक जो दृष्टिकोण है ना, धार्मिक जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा है, मत ज़्यादा है, धर्म बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में भी धर्म निरपेक्षता अपनानी पड़ेगी। अगर न अपनाते ना तो हमारा पूरे देश के बहुत ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं, जो पाकिस्तान बना था और भी बहुत टुकड़े होते हैं। राजनीतिक संस्कृति के अंदर हमने धर्म निरपेक्षता को इसलिए अपनाया था क्योंकि प्रत्येक देश की धार्मिक विश्वास होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न होता है। इसी कारण उनकी राजनीतिक संस्कृति भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तीसरी बात करें हम, भौगोलिक परिस्थितियाँ। दिखाई दे रहा है क्या अभी आपको? भौगोलिक परि, ठीक है, फिर ऊपर लिख देंगे आगे। भौगोलिक परिस्थितियाँ भी क्या होती है, राजनीतिक संस्कृति को डिसाइड करती है। हमने नेपाल के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। हमने पढ़ा था भारत और नेपाल की संबंध क्यों कर रखा है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है भी वो बिल्कुल हमारे चीन और भारत के मध्य में लगता है। अगर वो हमारे पास होगा, हमारे पक्ष में होगा, तो हम बढ़िया तरीके से हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं, यानी चीन के साथ हम अच्छे संबंध या किसी प्रकार के संबंध को सुधार सकते हैं, यानी किसी प्रकार उससे हम निपट सकते हैं। अगर नेपाल उसके साथ हो गया तो वो धीरे धीरे चीन हमारे बिल्कुल सीमा के पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी है हमारी, उसके अनुसार भी हमें क्या करना पड़ता है, हमारी राजनीतिक संस्कृति और कल्चर को निर्धारित करना है। तो मतलब उस देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थितियाँ भी क्या करती है, वहाँ के संस्कृति को, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित है, राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित है, ठीक है। तो भौगोलिक परिस्थितियाँ भी जो आपकी राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण
तो इतिहास, धार्मिक विश्वास, मौलिक स्थितियाँ। ठीक है स्टूडेंट, हम अभी तक और भी पढ़ेंगे ज़्यादातर तक, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही। थैंक यू।